स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो आज हम करेंगे सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनना। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। राइट, ये एक प्रॉपर्टी है कॉइल की, जिसके कारण क्या होता है कि ये किसी भी कॉइल में अगर करंट ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रो नहीं होने देगा, अगर डीके कर रहा है तो उसको डीके नहीं होने देगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हुई? एक प्रॉपर्टी हुई, राइट, किसकी? कॉइल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर है? मतलब अगर करंट ग्रो कर रहा हो तो उसको ग्रो नहीं करने देना, अगर करंट डीके कर रहा है तो उसको डीके नहीं होने करने देना। राइट, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? जैसे मानो सपोज करो ये हमारे पास कॉइल है, दिस इज द कॉइल, इसके साथ मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, ठीक है, यहां पर मैंने की लगा, ये बना, ये हमारे पास कॉइल है। राइट, क्लियर? अब कॉइल दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ की, हमने ये टैपिंग की लगा दी है। ओके, नाउ व्हेन द की इज प्रेस्ड द करंट इन द कॉइल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब आप की को प्रेस करोगे करंट क्या करेगा? क्या करेगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। राइट, so when the key is pressed, current in the coil that starts increasing, and due to increasing current in the coil, the magnetic field and hence magnetic flux link with the coil also change। कैसे हुआ? देखो, जैसे करंट इंक्रीज किया, पहले यहां से करंट पास किया, फिर यहां से, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। जैसे ही आपका करंट यहां पर आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रही है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इसमें, यहाँ से स्टार्ट होकर जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है कॉइल में। तो लेंजिस लॉ क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि करंट ग्रो कर रहा है, करंट ग्रो कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस जो हो रही है वो इस ढंग से प्रोड्यूस हो रही है, सच दैट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। क्यों? क्योंकि लेंजिस लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो इस ढंग से प्रोड्यूस होगी कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या करना है? अपोज करना है। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जो करंट ग्रो कर रहा है। करंट ग्रो कर रहा है तभी वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, ध्यान से सुनना बेटा, जब हम की को प्रेस करेंगे करंट बिगिंस टू स्टार्ट, जैसे ही करंट स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंक्रीज हो रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट। लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इस ढंग से प्रोड्यूस हो रही है, सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। किसने बोला था? ये लेंजिस लॉ ने। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये करंट ग्रो कर रहा है तभी हो रहा है सारा काम। तो इसलिए उसने इस करंट को क्या करना है? अपोज करना है। ठीक है, क्लियर? दिस इज नोन एज सेल्फ। जब आपने की को रिलीज कर दिया, मतलब पहले आपने प्रेस की थी, सर्किट ऑन हो गया, अब की को आपने रिलीज कर दिया। जैसे ही आपने की को रिलीज किया, करंट जो है दैट बिगिंस टू डिक्रीज, डीके कर रहा है करंट डीके कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है।
क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, चाहे इंक्रीज हुआ, चाहे डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है कि करंट डीके कर रहा है, करंट डीके कर रहा है, तो इसका मतलब कॉज क्या हुआ, करंट डीके कर रहा है, तो इसने इस कॉज को क्या करना है, अपोज करना है। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज नहीं होने देना, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई सभी को? वेरी गुड। अब सेल्फ इंडक्शन क्या हुई? सेल्फ इंडक्शन क्या है? दैट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? दैट इज सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? पता चल गया? तो सेल्फ इंडक्शन पता चल गई। अब सेल्फ इंडक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर अभी बता देता हूं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे? सिंपल सा हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पर मैंने इंडक्शन कॉइल लगा दी, इंडक्टिव कॉइल, उसके साथ मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। दिस इज बल्ब B1, दिस इज बल्ब B2, इसको इसके साथ करके, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, उसके साथ मैंने एक की लगा दी, राइट, क्लियर। ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है, एक हमारे पास क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर को हम L कहते हैं, रेजिस्टेंस को हम R बोलते हैं। दिस इज इंडक्टर, ठीक है, क्लियर। ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा आपको ये, अब क्लियर है। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, की को ऑन करूंगा, की को मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया क्या हुआ, कौन सा बल्ब ग्लो किया, ये बल्ब B1 है, दिस बल्ब इज B2, राइट। तो बल्ब B1 और B2 में से सबसे पहले ग्लो किसने किया, सोचो। चलो, जैसे ही आपने की को ऑन किया, ये इंडक्टर हमारे पास है, इंडक्शन कॉइल, आपको पता है कि जैसे इसमें से करंट पास करेगा, ये करंट को ग्रो नहीं होने देगा। इसका मतलब ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा। इस बल्ब ने एकदम से क्या कर देना है, जितना इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना कर दिया हुआ, पर इसने एकदम से क्या करना है, ग्रो करना है। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अब काम कर रही है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अगर इसमें से करंट ग्रो कर रहा है, उसको ग्रो नहीं होने देना। करंट की ग्रोथ को सेल्फ इंडक्शन क्या कर रही है, रोक रही है। जैसे ही करंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ढंग से प्रोड्यूस होगी, सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से करंट ग्रो कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण करंट धीरे धीरे ग्रो होगा, और ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे जलेगा, ये एकदम से जग जाएगा। जैसे आपने स्विच को ऑफ किया, मतलब की को रिलीज कर दिया, जैसे इस की के को आपने रिलीज किया, क्या हुआ, ये बल्ब एकदम से बंद हो गया, रेजिस्टेंस वाला, और ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे बंद होगा। क्यों? क्योंकि जब करंट डिक्रीज हो रहा था, तो इसने उसको डीके होने से भी क्या करना था, रोकना था, अपोज करना था, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बल्ब बंद होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा कि स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। आपने देखा होगा घर में गीजर लगाया ना सभी ने, हाँ। तो जब आप गीजर का स्विच ऑफ करते हो बेटा, जब आप गीजर का स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, उसमें कई बार स्पार्क प्रोड्यूस होता है, देखना क्यों होता है। सो स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। व्हाई? आप देखो, जब आप सर्किट को स्विच ऑफ करते हो, करंट इन द सर्किट दैट बिगिंस टू डिक्रीज रैपिडली, मतलब करंट जो है एकदम से क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब आप स्विच को ऑफ करते हो। जब आपने स्विच को ऑफ किया, जो करंट है दैट बिगिंस टू डिक्रीज रैपिडली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। जो स्विच के कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये स्विच है, स्विच के यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर लार्ज
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेटअप हो जाती है अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स which tries to maintain the current in the circuit, and this EMF is sufficient to break the insulation of the air. ध्यान से सुनना, ये एयर की, वैसे तो एयर क्या है, एयर इज नॉट कंडक्ट, एयर नॉन कंडक्टिंग है, एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। अदरवाइज अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती तो हमने जैसे स्विच ऑन करना था सभी को करंट लगे जाना था। एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या कर रही है, वो जो एयर की इंसुलेशन है उसको ब्रेक कर देती है बिटवीन द स्विच कॉन्टैक्ट्स, और वहां पर स्पार्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि जब हमारे पास सर्किट को हम स्विच ऑफ करते हैं, व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, the current in the circuit that begins to decrease rapidly. As a result of this, a large induced EMF is set up across the switch contacts. Switch contacts के across क्या होती है, large induced EMF produce हो जाती है, which tries to maintain the current in the circuit. And this induced EMF that is sufficient to break down the insulation of the air between the switch contacts and the spark is produced in the circuit. Clear? तो induced EMF क्या कर रही है, वो insulation of air जो है between the switch contacts, switch के जो contacts होते हैं उसमें देखना थोड़ी सी जो air होती है, वो air जो है वो क्या हो जाती है, उसकी जो इंसुलेशन है, क्योंकि इंसुलेशन कौन कर रहा है उसको, एयर की इंसुलेशन नहीं है, तो एयर की इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी एयर वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ईएमएफ है, उसके कारण वहाँ पर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि एयर अब कंडक्टिव बन रही है, जब कंडक्टिव बन रही तो उसमें से एयर में से करंट पास करेगा तो वो स्पार्क की तरह हमें दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद आ गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाई स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड। मतलब नाउ नॉन इंडक्टिव कॉइल, नॉन इंडक्टिव कॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इंडक्टिव कॉइल क्या होती है? देखो हमें पता है कि अगर हम कोई भी कॉइल लेते हैं उसमें से करंट पास होगा तो वहां पर क्या होगा, उसके वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होगी। हमने क्या करना है, जो ईच कॉइल है रेजिस्टेंस बॉक्स की, that is double back on itself while being coiled up. रेजिस्टेंस बॉक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें जो हर कॉइल है that is doubled back on itself. जब हम उसको कॉइल करेंगे ना, being coiled up, तो हम उसको डबल बैक करते हैं। कैसे? जैसे ये कॉइल ऐसे है ना, कॉइल आप ये ऐसे है, तो हम इस कॉइल को यूज कैसे करेंगे, ऐसे, ये देखो डबल्ड बैक, ये ऐसे ऐसे, समझ आई? जब हम करंट यहां से डालेंगे तो करंट इधर से निकलेगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। ये मान लो ए, ये पॉइंट बी है, ए से करंट जा रहा है, तो देखो ए से करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है, ए से करंट इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ये करंट आ गया इधर, ये इधर, ऐसे आ गया करंट इधर, ये इधर। अब देखो ध्यान से देखो, each coil of the resistance box is doubled back on itself while being coiled up. This is done to decrease the self-induction. The current in every part of the coil is equal and opposite to the opposite part of the coil. So the magnetic field around one part that is cancelled by the magnetic field around the opposite part. So self-induction becomes minimum. मेरी बात समझ आई? देखो ये करंट इधर को जा रहा है, यहां से करंट इधर को जा रहा है, यहां से करंट इधर को जा रहा है, तो ये जो कॉइल है इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, करंट इधर भी जा रहा है, एक में करंट इस तरफ को जा रहा है, एक में करंट इस तरफ को जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देती हैं, क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ को होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उस तरफ को होगी, राइट? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक दूसरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अलग अलग हुई, देखना इसमें एक में करंट इस तरफ को, एक में करंट उस तरफ को है एक ही कॉइल है, लेकिन वो क्या कर रही है, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी तो सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, राइट? दिस इज नोन एज नॉन इंडक्टिव कॉइल।
ओके, अब हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी कॉइल है, सपोज करो उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, राइट, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, दैट इज फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? दैट इज फाई। हमारे पास कोई कॉइल है बेटा, उसमें से करंट आई जा रहा है, राइट, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाई, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कि जब हमारे पास कोई भी कॉइल है, उसमें से आई करंट पास कर रहा है एट एनी इंस्टेंट, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, दैट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहां पर L लगा देते हैं। दिस L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? पता चल गया? तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। इज दैट क्लियर? पता चल गया? मतलब कुछ भी नहीं किया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक विद द कॉइल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर L लगा दिया, तो L की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालो। व्हाट इज L? दैट इज इक्वल टू 5/I। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो L किसके बराबर हो गया? 5। तो डेफिनेशन क्या बनी फिर इसकी? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन अ कॉइल that is defined as magnetic flux link with the coil when unit current flows through it. So write down the definition of coefficient of self induction. Self induction is defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it. Right? मैंने करंट यूनिट कर दिया, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर आ गई? किसके बराबर आ गई? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। कब? जब उस कॉइल में से करंट जो है वो यूनिट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। सो L को हम फाई के बराबर कब पुट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। नाउ एक और डेफिनेशन बताएंगे हम, ये आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कौन सा लॉ है? आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। यही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन फाई हमारे पास कितना है? कितना निकाला अभी हमने? फाई इज इक्वल टू Li। मैंने Li पुट कर दिया। फाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? वेयर फाई इज इक्वल टू Li। फाई की जगह Li पुट कर दिया, राइट। तो हमारे पास E किसके बराबर आ गया? माइनस d/dt Li। L को बाहर निकाल लो बेटा, माइनस L, ये क्या बन गया? di/dt। ये E की वैल्यू। व्हाट इज E हियर? दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है ये? इंड्यूस्ड ईएमएफ, E। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। नाउ
अब हमने L को E के बराबर करना है। जैसे मैंने क्या बताया कि फाई किसके बराबर है, L के बराबर। कब? जब यूनिट करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास जो इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट माइनस डी आई बाई डी टी, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, क्या बोलेंगे हम इसको, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। अगर ये डी आई बाई डी टी माइनस डी आई बाई डी टी 1 के बराबर है, इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ये जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिट है, तो हमारे पास E किसके बराबर आ जाएगा, यहां से देखो E किसके बराबर आ जाएगा, यहां लिख दो, इफ माइनस डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1, देन E किसके बराबर आ गया हमारे पास, किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, L के बराबर आ गया। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर कब होती है, इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की सेकंड डेफिनेशन मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी। वहां पर हमने करंट को यूनिट बनाया था, यहां पर हम क्या बना रहे हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। अगर यूनिट है आपके पास तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगी, सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगी। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है, पता चल गया। अब इसके यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होते हैं सेल्फ इंडक्शन के, हेनरी होते हैं। ये नोट कर लिया आपने, मिटा दूंगा, ओके। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है दैट इज इक्वल टू हेनरी। ये यूनिट है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये किसके बराबर है, यूनिटी के बराबर। क्या बोलते हैं इसको, हेनरी। क्या है इसका यूनिट, दैट इज हेनरी। इसको कैपिटल H के साथ नोट करते हैं, हेनरी को कैपिटल H के साथ नोट करते हैं। सो 1 हेनरी किसके बराबर होगा, देखो L, यहां से ये जो बेटा फार्मूला है, यहां से L की वैल्यू निकालो। L किसके बराबर है, E डी टी वाई डी आई। ध्यान से देखना है, L इधर रखा, डी टी उधर चला गया, डी आई नीचे आ गया। तो L के यूनिट क्या हो गए, ईएमएफ के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। ईएमएफ के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट ही होते हैं बेटा। टाइम के, ये क्या लिखा मैंने, L ई डी टी अपॉन डी आई है ना, डी टी अपॉन। टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। करंट के क्या होते हैं, एम्पियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वोल्ट पर एम्पियर सेकंड, वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। ये बना वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या वोल्ट एम्पियर पर एम्पियर सेकंड, ये हमारे पास है। ठीक है, क्लियर। एक तो ये यूनिट हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमारे पास फाई जो है वो एल आई के बराबर है। तो एल किसके बराबर है, फाई। तो फाई का क्या यूनिट होता है, वेबर। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर। सो 1 हेनरी, 1 हेनरी ये किसके बराबर होगा, फाई का क्या होगा, वेबर। 1 वेबर ओवर एम्पियर। सो वेबर पर एम्पियर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 हेनरी बोलते हैं। तो हेनरी के मैंने 2 यूनिट बता दी। तो वेबर पर एम्पियर को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये WV के साथ नोट करते हैं, वेबर पर एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 यूनिट मैंने आपको बता दिए कि 1 हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, और 1 वेबर पर एम्पियर। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार पूछ लेते हैं यूनिट की 1 वेबर पर एम्पियर क्या होता है और 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड क्या होता है। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। उसके बाद मैं इंडक्टर बोल रहा हूं। इंडक्टर होता क्या है, व्हाट इज इंडक्टर, आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। इंडक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको बताता हूं कि इंडक्टर होता क्या है, व्हाट इज इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, जो सेल्फ इंडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये होता है इंडक्टर।
अब इंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट like a tightly wound coil of insulated wire which opposes the change in current flowing through it is called an inductor. And this is a symbol of the inductor. I'm repeating it again. An element of an electric circuit like a tightly wound coil of insulated wire which opposes the change in current flowing through it is called an inductor. An inductor has high value of self inductance and zero ohmic resistance. ये याद रखना है कि जो आइडियल इंडक्टर होता है उसमें जो सेल्फ इंडक्शन होती है वह बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन उसका जो ओहमिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है. इज दैट क्लियर? पता चल गया? अब हम करेंगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड. ये क्वेश्चन आता है. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड 3 नंबर का आ जाता है, कई बार इसको 5 नंबर में भी करके दे देते हैं. वो थोड़ा सा और लिख के सेल्फ यहां पर दिखाई दे रहा है. सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड. ये एक्सप्रेशन आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये पेपर में आता है. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड. नाउ कंसिडर अ सोलेनॉइड. ये आपने एक सोलेनॉइड ली, पेपर में लिखना है ऐसे जो मैं बोल रहा हूं. कंसिडर अ सोलेनॉइड. ठीक है, आपने एक सोलेनॉइड कंसिडर की है और उसमें से आई करंट जा रहा है और इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? दैट इज L. क्लियर? नाउ कंसिडर सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. A क्या है उसका? दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. L क्या है? उसकी लेंथ है. I उसमें से क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है. और N क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये आपको पता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड. L क्या है? लेंथ होगा. ये मैंने नहीं लिखा, N मैंने लिख दिया. लेट आई करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड. ये सारी चीजें बेटा लिखनी है, प्रोजेक्ट करनी है आपने. जो मैं बोल रहा हूं वहां पर लिखना है आपने. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड पढ़ी हुई है आपने. दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ये पढ़ी है ना? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज म्यू नॉट एन आई. नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड कितनी होगी? दैट इज एन. टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या होती है? एन. किसके बाद होगा? एन इंटू एल. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड. पहले तो आपने बता दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड यहां पर लिख दूं. दैट इज इक्वल टू n which is equal to n into L. यही है n into L. L is the length of the conductor, n small n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, ये कैपिटल N है. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू A. B की वैल्यू पुट कर दो. सो B इज म्यू नॉट एन आई. एरिया कितना है? ये लिख दो. ये इज द एरिया. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल सोलेनॉइड. ये नोट कर लिया बेटा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट जल्दी, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करें. ठीक है ना? अब total magnetic flux linked with the whole solenoid. Total magnetic flux linked with the whole solenoid. पूरी solenoid के साथ
कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ पता है, एक के साथ कितना हुआ म्यू नॉट एन आई ए, टोटल के साथ कितना हुआ दैट इज 5, एक के साथ कितना है म्यू नॉट एन आई इंटू ए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है एन इंटू एल, बात खत्म हो गई। क्या प्रॉब्लम है इसमें, एन इंटू एल के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो क्या बन गया ये म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, दिस इज इक्वेशन 1। बट हमें ये भी पता है आल्सो phi that is equal to li, this is equation 2, ये तो हमें पता है, हमने किया हुआ है। दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बना li that is equal to म्यू नॉट n स्क्वायर i a l, i और i कैंसिल हो गया, सो l किसके बराबर आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर a, और रहता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और साथ में क्या लगेगा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ। अब एन की वैल्यू किसके बराबर है, आपको पता कि कैपिटल एन किसके बराबर है एन इंटू एल, तो एन किसके बराबर होगा एन ओवर एल, यू कैन पुट हियर एल दैट इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है नहीं, ये नोट कर लो पहले, डन क्लियर, ये तो आपने नोट कर लिया ना, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास L किसके बराबर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर ए इंटू एल, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू एन अपॉन एल है, ये स्क्वायर के साथ ये कट गया, सो L दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड, इसमें क्या है एयर है, तो इसको हम बोलते हैं एयर कोर्ड सोलेनॉइड। ये भी आपने ध्यान रखना कि ये कौन सी सोलेनॉइड है, एयर कोर्ड सोलेनॉइड, मतलब इसमें एयर है, तो उसकी कितनी होगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया के ऊपर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड डिपेंड्स, एन के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, एल क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल। अगर सोलेनॉइड हम वाउंड करते हैं ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, ये तो थी एयर कोर, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया वाउंड कर दिया, दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है क्लियर, ये क्या है दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस टाइम आपके पास एल की वैल्यू क्या होगी, उस टाइम आपके पास एल की वैल्यू क्या होगी, आपने उस मटेरियल की परमिएबिलिटी लिखनी है साथ में, इस एल को, ये नोट कर लिया आपने, पहले इसको आप नोट कर लो, कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। नाउ अगर आपके पास एयर कोर नहीं है, नाउ दिस इज नॉट एयर कोर, इसमें अब आपने मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया हुआ है, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, सिंपल, एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर इसमें लग जाएगा, इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, क्या बोलते हैं इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, राइट, म्यू आर हम लगा देंगे साथ में एन स्क्वायर ए ओवर एल, सो ये हमारे पास आंसर आ जाए। इज दैट क्लियर, पता चला, कोई डाउट, चले आगे। नाउ ग्रुपिंग ऑफ द कॉइल्स, अब हम ग्रुपिंग करेंगे, तो जैसे ग्रुपिंग खत्म होती है सेल्फ इंडक्शन खत्म, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, अब ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, इसको ध्यान से सुनना आपने, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स का मतलब क्या है, पहले कॉइल्स इन सीरीज फिर कॉइल्स इन पैरेलल, सिंपल। नंबर 1 इन सीरीज, सीरीज में क्या होगा, ये कॉइल ऐसे, एक कॉइल फिर दूसरी कॉइल एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज में लगते हैं। मान लो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो L1 है, इसकी क्या है L2 है, तो ग्रुपिंग में हम इसको कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इनके क्रॉस वो क्या होगी E1 प्लस E2, यही होगी ना, इसके अक्रॉस मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, A और B के में E1 हो, इसमें और इसमें कितनी होगी E2,
E1 E2, लेकिन आपको ये भी पता है कि E किसके बराबर है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसमें क्या होगा माइनस L1 डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट तो सभी में क्या होगा सेम होगा। अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो उसमें भी करंट आई जा रहा है, प्लस माइनस माइनस ही कर देते हैं L2 डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी कैंसिल, सो L किसके बराबर आ गया L1 प्लस L2। बस सिंपल सी बात है कि अगर कॉइल आपकी सीरीज में लगी है तो उनकी इंडक्शन जो सेल्फ इंडक्शन है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है सीरीज में। ओके क्लियर, वेरी गुड। अब हम करेंगे इन पैरेलल, नोट कर लिया बेटा, सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है। अब इन पैरेलल, ये तो आपने किया हुआ है। नंबर 2 इन पैरेलल, PARALLE। पैरेलल में आपके पास कैसे लेंगे ये वाला ये वाला, ठीक है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से करंट I1 जा रहा है, यहां से करंट I2 जा रहा है, टोटल करंट कितना I इलेक्ट्रिक जा रहा है। ऐसे होगा, साथ में लगी होगी कोई ना कोई बैटरी। सो I किसके बराबर है, दैट इज I1 प्लस I2। ये तो पता है, ये सभी को पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट कर तो क्या बन गया ये डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। एनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यह भी पता है कि E किसके बराबर होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी किसके बराबर होगा माइनस ई अपॉन है, सिंपल। तो यहां पुट करो डी आई बाई डी टी क्या होगा माइनस ई अपॉन एल। इसके क्रॉस ईएमएफ कितनी है E1। पैरेलल में ईएमएफ क्या होगी सेम होगी कि नहीं, पैरेलल में क्या होगी सेम। तो यहां पर भी क्या होगा माइनस E अपॉन ये L1 आएगा, यहां पर क्या आएगा L2। माइनस माइनस प्लस E कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया दिस इंप्लाइज 1 अपॉन L दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने L निकालना है इसमें से, सिंपल L निकालना है तो L किसके बराबर आएगा L1 L2 ओवर L1 प्लस L2। ये हमारे पास आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कॉइल इन सीरीज एंड कॉइल इन पैरेलल। ओके क्लियर है। अब हमारे पास बेटा रह गया एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये आपका लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ये हम करेंगे कल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके साथ स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर रह गया तो फिर हम एक लेक्चर और बना देंगे, ठीक। ओके डन बेटा, गुड बाय।